हेलो प्रिय छात्रों, मैं हूं एम के पाल। हमारा देश चल रहा है विजयनगर साम्राज्य, जिसके अंतर्गत आज हम आपको कराते हैं विजयनगर साम्राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। इसमें हम आपको बताएंगे विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से राजवंश का शासन रहा है और उन राजवंशों में किस शासक का शासन चरमोत्कर्ष पर रहा है, सबसे अधिक उन्नति विस्तार किस शासक के द्वारा की गई है। यहाँ पर इस चीज का वर्णन करेंगे और उससे पहले हम आपको एक उस समय की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से शासन का, कौन कौन से राजाओं का वंश का शासन यहाँ पर था। जैसे कि विजयनगर साम्राज्य के समकालीन दिल्ली में यहाँ पर तुगलक वंश का शासन था। तुगलक वंश और तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ का सुल्तान था। ये दिल्ली है। और इसी प्रकार से जब दक्षिण भारत में चलते हैं तो ये पूरा जो है दक्षिण भारत है। इसमें यहाँ पर यह उड़ीसा में गजपति वंश का शासन था। गजपतियों का शासन था। और इसी प्रकार से फिर यहाँ पर ये जो नदी है कृष्णा तुंगभद्रा नदियां हैं दो, तो तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर साम्राज्य और उसके ऊपर ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है रायचूर का दुआब। अब इसके जो दक्षिण में यहाँ पर विजयनगर और उत्तर की साइड यहाँ पर है बहमनी साम्राज्य के जो 5 राजवंश है उनका यहाँ पर शासन है। तो इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति यहाँ पर समकालीन स्थिति है विजयनगर साम्राज्य की। अब हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य में, जैसे कि हमने पहले से पढ़ते रहे हैं कि 1336 ईस्वी में यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है संगम वंश। और हरिहर और बुक्का दोनों संगम वंश से संबंधित थे, यानी कि जो प्रथम शासक यहाँ पर हरिहर थे, दूसरा शासक बुक्का, फिर इसके पश्चात आता है हरिहर द्वितीय, फिर यहाँ पर आता है देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। ये सभी शासक जो हैं संगम वंश के शासक रहे हैं। और जैसे कि हमें पता है कि ये दोनों संगम वंश के संस्थापक थे, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। हरिहर द्वितीय के द्वारा विजयनगर का जो रायचूर का जो क्षेत्र था यहाँ पर इसको जीतने के लिए प्रयास किया गया और बहमनी शासक के साथ में यहाँ पर युद्ध किया गया, लेकिन यहाँ पर इसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। और देवराय प्रथम भी महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, जो निकोलो कोंटी विदेशी यात्री देवराय द्वितीय के समय ही यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में भारत में आए थे। और देवराय द्वितीय, फिर उसके बाद में आता है देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रजाक यहाँ पर विदेशी यात्री आए थे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि निकोलो कोंटी किस विजयनगर शासक के दरबार में आया था, देवराय प्रथम के दरबार में आया था, और अब्दुल रजाक किस शासक के दरबार में आया था, वह देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। इसके पश्चात यहाँ पर दूसरा वंश, अब जो देवराय द्वितीय है, देवराय द्वितीय के बाद में यहाँ पर जो निर्बल शासक रहते हैं उनका नाम है मल्लिकार्जुन।
मल्लिकार्जुन एवं विरूपाक्ष। ये संगम वंश के अंतिम शासक रहते हैं, जिनका शासन चलता है यहाँ पर 1485 ईस्वी तक। 1485 ईस्वी तक इनका शासन यहाँ पर रहता है मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। विरूपाक्ष के ही शासन में यहाँ पर इसका जो सैनिक कमांडर है वह है नरसिंह। नरसिंह इनका सैनिक कमांडर है, जो कि विद्रोह करता है या अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है और एक नए वंश की स्थापना करता है 1485 में। 1485 में नरसिंह यहाँ पर सालू वंश की स्थापना करता है। यानी कि सालू वंश का जो संस्थापक है वह है नरसिंह सालू। नरसिंह सालू का जो शासन है वह बहुत कम समय के लिए यहाँ पर शासन रहता है और 1503 ईस्वी तक यह यहाँ पर शासन करता है। लेकिन फिर नरसिंह सालू के ही कमांडर, सैनिक कमांडर, जिसके हाथ में सैनिक सत्ता रहती है। हम एक चीज और देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य में जो सत्ता ज्यादा अधिकांशतः हाथ में जो रहती है शासक और सैनिक कमांडरों के हाथ में ही यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में सत्ता हाथ में रहती है। समय समय पर हम यह देखते रहते हैं कि सत्ता पर काबिज होने वाले वह वही होते हैं जो कि अपने पुराने शासकों के दरबार में सैनिक कमांडर के रूप में जिन्होंने कार्य किया है। इसी प्रकार से यहाँ पर आता है वीर नरसिंह। वीर नरसिंह तुलु। वीर नरसिंह तुलु, ये वीर नरसिंह तुलु है यहाँ पर 1503 ईस्वी में तुलु वंश की स्थापना करता है। तुलु वंश की स्थापना करता है और वीर नरसिंह शासक बनता है विजयनगर पर। इसके पश्चात अब यहाँ पर जो तुलु वंश है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है और इस वंश में इसके पश्चात जैसे कि वीर नरसिंह के बाद में यहाँ पर शासक आते हैं कृष्णदेवराय। ये कृष्णदेवराय है, इनका शासन काल यहाँ पर रहता है 1505 से 1529 ईस्वी तक कृष्णदेवराय का शासन काल रहता है। और कृष्णदेवराय, देखो एक क्वेश्चन और आता है प्रिय छात्रों कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर आपको कृष्णदेवराय के विषय में जानकारी लिखनी है। ये क्वेश्चंस कई बार बोर्ड की परीक्षा में भी आता रहता है। और देखो कृष्णदेवराय बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। कृष्णदेवराय के द्वारा यहाँ पर कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। जैसे कि अगर हम सामरिक दृष्टि से विजयों की बात करते हैं तो कृष्णदेवराय ने सबसे पहले जो कि 1512 ईस्वी में कृष्णदेवराय यहाँ पर विजयनगर और इसने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र को विजित किया था, उस पर विजय प्राप्त की थी। यानी कि कृष्णदेवराय ने उड़ीसा के क्षेत्र को जीत लिया था। सबसे पहले इन्होंने क्या करी, उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र पर विजय प्राप्त करी। उसके पश्चात यहाँ पर 1514 में रायचूर का दोआब का जो क्षेत्र था, रायचूर क्षेत्र, ये रायचूर का क्षेत्र कई मायनों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। एक तो यह कृष्णा और दोआब
जो कृष्णा नदी है और तुंगभद्रा नदी है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब का क्षेत्र है और यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। हमेशा जब भी विजयनगर साम्राज्य के साथ या अन्य जो राजा शासक यहाँ पर रहे हैं, जैसे कि मुस्लिम शासक जो रहे हैं, बहमनी शासक जो रहे हैं, वह हमेशा रायचूर क्षेत्र के लिए ही युद्ध होता रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत अधिक संपन्न था और यहाँ पर बहुत अच्छी खेती हुआ करती थी। इसलिए सभी शासकों का यह उद्देश्य रहता था यहाँ राजवंशों का कि इस क्षेत्र पर उनका प्रभुत्व स्थापित रहे ताकि वे आर्थिक रूप से संपन्न रहे। तो इस प्रकार से रायचूर का जो क्षेत्र था यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों का दोआब का क्षेत्र था। इस पर विजय प्राप्त करी कृष्णदेवराय ने 1514 ईस्वी में। इसके पश्चात यहाँ पर 1520 में बीजापुर के शासक, यहाँ पर बीजापुर है, इस जगह पर बीजापुर है जो कि कृष्णा नदी के नीचे ही दक्षिण की ओर स्थित है और तुंगभद्रा के उत्तर की ओर स्थित है। यहाँ पर बीजापुर पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार से कृष्णदेवराय ने यहाँ पर कई महत्वपूर्ण युद्ध किए और अपनी सामरिक दृष्टि से अपने आप को सक्षम महसूस किया, वो सिद्ध किया। इस प्रकार से इनका अन्य क्षेत्रों में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्थापत्य के क्षेत्र में भी इन्होंने कृष्णदेवराय ने यहाँ पर कई मंदिरों का निर्माण कराया, जैसे कि विठल स्वामी का मंदिर, पंपा देवी का मंदिर का निर्माण कराया। और हालांकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि यहाँ पर इन मंदिरों की जो शुरुआत की थी वह अन्य दूसरे शासकों के द्वारा की गई थी, जैसे कि हजार सितूर का मंदिर, ये भी कृष्णदेवराय के द्वारा बनाए जाते हैं। देखो जीके में भी ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा ये मंदिर बनवाए गए हैं, तो कृष्णदेवराय के द्वारा बनवाए गए थे। यहाँ पर नगर की स्थापना, कृष्णदेवराय के द्वारा एक नगर की स्थापना भी की गई थी। कृष्णदेवराय ने अपनी माताजी के नाम पर नगलापुरम नामक नगर की स्थापना कराई गई इस प्रकार से। और कृष्णदेवराय के द्वारा सिंचाई के क्षेत्र में भी यहाँ पर कार्य किया गया था। उनके द्वारा कई सारे इनके जलाशय का निर्माण कराया गया, बांधों का निर्माण कराया गया ताकि सिंचाई कार्य यहाँ पर किए जा सके। तो कहने का अभिप्राय यह है कि विजयनगर कृष्णदेवराय द्वारा स्थापत्य कला के साथ साथ में जन कल्याण के लिए भी कई कार्य कराए गए। कृष्णदेवराय के द्वारा यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु और संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। कृष्णदेवराय के द्वारा खुद एक पुस्तक जो कि तेलुगु पुस्तक आमुक्त माल्याद पुस्तक की रचना की गई है। यह जो पुस्तक है वो तेलुगु में है और इसमें राजनीतिक एवं व्यापारिक दोनों विषयों में चर्चा की गई है। इस प्रकार से अन्य ग्रंथ भी यहाँ पर लिखे गए हैं। और कृष्णदेवराय के दरबार में यहाँ पर अष्टदिग्गज विद्वान यानी कि 8 विद्वान जो अष्टदिग्गज थे वो इनके दरबार में रहते थे, जिनके द्वारा विभिन्न साहित्यों का गया। इसी प्रकार से देखो ये क्वेश्चन भी जीके में कई बार पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे। ठीक है, अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में थे,
क्योंकि कई बार गलती हो जाती है कि जैसे कि वहां पर जो शिवाजी हैं, शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान है और जबकि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार अष्ट प्रधान तो हम पढ़ते हैं शिवाजी के, मराठा जो शिवाजी हैं उनके दरबार में यहाँ पर अष्ट प्रधान है, लेकिन कृष्णदेवराय के दरबार में जो विद्वान थे उनको अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से कृष्णदेवराय के द्वारा यहाँ पर कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इनके द्वारा संस्कृत में भी यहाँ पर एक ग्रंथ का, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि छात्र छात्राओं, तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे जो प्रसिद्ध शासक रहा है वह कृष्णदेवराय के बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सारी बातें लिखी जाएंगी। इसी प्रकार से तुलु वंश में कृष्णदेवराय के बाद आते हैं, तुलु वंश में कृष्णदेवराय के बाद तुलु वंश में कृष्णदेवराय के बाद आता है शासक अच्युत देवराय और इनका शासन रहता है 1530 से 1542 तक, क्योंकि 1529 में वहां पर कृष्णदेवराय की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात में शासक बनता है अच्युत देवराय, जो कि 1530 से 1542 तक शासक रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके बाद आता है शासक सदाशिव राय। यह 1542 से 1570 ईस्वी तक शासक रहता है। हालांकि यह नाम मात्र का शासक रहता है, क्योंकि सदाशिव राय के समय यहाँ पर राम राय जो कि सदाशिव राय का प्रधानमंत्री होता है, सत्ता इसके हाथ में रहती है, सदाशिव राय के हाथ में रहती है। अब क्योंकि अभी तक जितने भी जो शासक रहे हैं उन्होंने बहमनी शासकों के साथ में, यहाँ सुल्तान थे, जितने भी राज्य थे उनके साथ में एक संतुलन बना करके रहे हैं, और लेकिन यहाँ पर जो राम राय है यह उस संतुलन को कायम करने में कामयाब नहीं रहा, और अंततः यह हुआ कि जो कि बहमनी राज्य थे यहाँ पर, जैसे कि अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरात, ये यहाँ पर 5 बहमनी राज्य हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये रायचूर के क्षेत्र को लेकर के हमेशा टेंशन रहती है। तो अब अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, इन तीनों राज्यों के बीच में एक संधि हो जाती है और इन तीनों राज्यों की संयुक्त सेनाएं यहाँ पर युद्ध करती हैं। अब हम बात करते हैं तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 ईस्वी में हुआ था। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जीके में कई बार पूछा जाता है, काफी बार पूछा जाता है। तालीकोटा या राक्षस तगड़ी के युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये युद्ध हुआ था 1565 में। और इस युद्ध में देखो, इस युद्ध में कौन कौन सी दो मतलब शक्तियां थी। एक तो तुलु वंश की ओर से कौन था यहाँ पर, राम राय, यहाँ पर राम राय और ये अहमदनगर प्लस गोलकुंडा प्लस बीजापुर, इनकी ये
इनकी संयुक्त सेनाएं और विजयनगर साम्राज्य की सेनाओं के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में राम राय की पराजय होती है और इन राज्यों की संयुक्त सेनाएं विजित हो जाती है, जीत लेती है। तो जीतने के बाद क्या होता है, विजयनगर क्षेत्र पर पूरी तरह से इन राज्यों का अधिकार हो जाता है और ये विजयनगर शहर को पूरी तरह से लूटते हैं और वहां पर पूरा उसका विध्वंस करते हैं। इस प्रकार से अब विजयनगर साम्राज्य को काफी आघात पहुंचता है और उसके अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में अब इसके बाद में एक नए राजवंश की स्थापना होती है जो कि अरविडु वंश, क्योंकि यहां से ये दक्षिण की ओर विस्थापित होते हैं और पेनुकोंडा में, ये यहाँ पर पेनुकोंडा है, पेनुकोंडा में अपनी राजधानी बना लेते हैं। पेनुकोंडा से फिर ये चंद्रगिरी की ओर चले जाते हैं, चंद्रगिरी में राजधानी बना लेते हैं। अब ये कार्य कौन करता है, यहां पर होते हैं अरविडु वंश। अरविडु वंश, तो अरविडु वंश यहाँ पर इसकी आवश्यकता विजयनगर साम्राज्य पर स्थापित हो जाती है और यह अपनी राजधानी पेनुकोंडा स्थापित करता है, पेनुकोंडा से चंद्रगिरी में अपना सत्ता स्थापित करता है और इस प्रकार से विजयनगर का जो अंतिम शासक होता है वह कहलाता है रंग तृतीय। हाँ, यहाँ पर पेनुकोंडा का जो शासन चलता है वह 1570 से 1615 ईस्वी तक शासन यहाँ पर चलता है और विजयनगर का जो अंतिम शासक होता है वह रंग तृतीय होता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि संगम वंश से लेकर के अरविडु वंश तक जो भी शासक रहे उन सभी शासकों में कृष्णदेवराय एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य का चरमोत्कर्ष होता है और किस प्रकार से फिर तालीकोटा के युद्ध के बाद या तालीकोटा के युद्ध के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का पतन भी हो जाता है। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। धन्यवाद।